Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our second lecture of chapter number 4, Bioenergetics. In this lecture, we will study light reaction and dark reaction of photosynthesis in detail. So first come towards the light reaction. लाइट रिएक्शन मीन्स लाइट रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है. लाइट डिपेंडेंट मीन्स कि ऐसा रिएक्शन जिसके लिए लाइट की प्रेजेंस मस्ट होती है. इन द एब्सेंस ऑफ लाइट लाइट रिएक्शन डजंट अकर. अगर लाइट मौजूद ना हो तो लाइट रिएक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि मेन इसके कौन कौन से पॉइंट्स है. फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम्स. हमारे पास टू टाइप की फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं इन लाइट रिएक्शन. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी दो होते हैं. एक हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के साथ होता है और एक हमारे पास होता है फोटो सिस्टम 2 के साथ. कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी. कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी का मतलब है कि जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. देन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH. ठीक है, NADP प्लस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है टू NADPH के स्टेट में. ठीक है, ये हमारे पास ये सारे जो इवेंट्स हैं ये किस में होते हैं, लाइट रिएक्शन में होते हैं. और लाइट रिएक्शन कहाँ अकर करता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और ये जो फ्लो होती है ये हमारे पास टू डिफरेंट पाथवे से होते हैं. दो डिफरेंट पाथवे हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और सिंपली यू कैन से फ्रॉम वन फोटो सिस्टम टू अनदर फोटो सिस्टम. इसमें हमारे पास फर्स्ट वन इज नॉन साइक्लिक पाथवे एंड सेकेंड वन इज साइक्लिक पाथवे. थोड़ा सा पहले देखते हैं कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का क्या मतलब है. नॉन साइक्लिक पाथवे हमारे पास ऐसा पाथवे है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक फोटो सिस्टम को लीव करता, अगर यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट करता है तो ये वापस इस पॉइंट पे नहीं आता. ठीक है, इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लीव द फोटो सिस्टम एंड डजंट कम बैक. दोबारा वापस नहीं आते. जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो सिस्टम से या इस एक पॉइंट से ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये वापस घूम के चक्कर लगा के वापस इसी फोटो सिस्टम या इसी पॉइंट पे आ जाते हैं. तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लीव द फोटो सिस्टम एंड कम बैक टू दैट पर्टिकुलर फोटो सिस्टम. ठीक है, इसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि द प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन. जब ATP प्रोड्यूस होता है लाइट की प्रेजेंस में उसे क्या कहा जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब इस टाइप की ATP को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, और पूरे प्रोसेस कहा जाता है कीमियो ऑस्मोसिस. ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि अक्सर आपके MDK में आता है. अब हम डिटेल से देखते हैं कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह होता है. नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होती है ये मेनली कहाँ होती है, हायर प्लांट्स में होती है, लोअर प्लांट्स में ये नहीं होती. इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज़ होते हैं. एक हमारे पास फोटो सिस्टम 1 यूज़ करता है, एक फोटो सिस्टम 2 यूज़ करता है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इसमें सबसे पहले जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कौन करता है, फोटो सिस्टम 2. अब इधर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फोटो सिस्टम 1 अगर इसका नाम है 1 है तो ये पहले लाइट फोटो सिस्टम 1 क्यों एब्जॉर्ब नहीं करता. ये इसलिए क्योंकि इनकी जो नेमिंग हुई है फोटो सिस्टम 1 एंड 2 ये सिर्फ और सिर्फ इनकी डिस्कवरी के बेस पे हुई है. फंक्शन के बेस पे इनको ये नेम्स नहीं दिए गए, इनको डिस्कवरी के बेस पे ये नेम दिए गए. पहले फोटो सिस्टम 1 को डिस्कवर किया गया था इसलिए इसे P1, और जबकि सेकेंड देन फोटो सिस्टम 2 को डिस्कवर किया गया था. सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जब एनर्जी गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं. फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. यहाँ पे जो हमने बात की कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करके पहुँच जाता है फोटो सिस्टम 1 में, और फिर दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करके पहुँच जाता है NADP प्लस की मॉलिक्यूल की तरफ पहुँच जाता है ताकि उसे क्या करे, इसके NADPH प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, NADP की स्टेट में इसको कन्वर्ट कर दे. ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, फोटोलाइसिस भी होता है. फोटोलाइसिस भी हम डिटेल से देते हैं कि व्हाट इज़ फोटोलाइसिस.
और कीमियो ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया कि कीमियो ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है कि जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस। अब देखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करते हैं और मूव करके कहाँ जाते हैं। सबसे पहले जो फोटो सिस्टम होता है उसके हमारे पास दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में कि दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक हमारे पास है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रिएक्शन सेंटर। इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो एंटीना कॉम्प्लेक्स के थ्रू लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन क्या करेगा, स्ट्राइक्स एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसको P60 इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के बारे में हमने पढ़ा है कि वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है, जबकि फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जब फोटॉन स्ट्राइक करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स को तो एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट एनर्जी गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को देती है, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू फोटॉन्स काफ़ी होते हैं। टू फोटॉन्स आर इनफ टू एक्साइट और एनर्जाइज टू इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, जंपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जंपिंग जब करते हैं तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स से जंप करके और वाइब्रेट करके रिएक्शन सेंटर तक आ जाते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन सेंटर में भी ये स्टेबल नहीं होते और ये चाहते हैं कि ये रिएक्शन सेंटर से भी बाहर निकल जाए, फोटो सिस्टम को ये छोड़ दे, लीव दे वांट टू लीव द फोटो सिस्टम। ठीक है, अब जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द रिएक्शन सेंटर, इसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन सेंटर से भी इस रिएक्शन सेंटर को छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आएंगे। जब बाहर आएंगे तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो वे वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, फोटो सिस्टम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। फोटो सिस्टम को जैसे ही छोड़ के बाहर आते हैं तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको गेन करता है। इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब क्या हो जाता है, फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास जगह खाली हो जाती है, लीव्स टू इलेक्ट्रॉन होल। जो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी जगह खाली हो जाती है। अब उस जगह को कौन फिल करेगा, क्लोरोफिल इस टाइम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इस क्लोरोफिल के ऑक्सीडाइज्ड स्टेट को कौन रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट करेगा और किस तरह होगा। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट एक प्रोसेस है, वो उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और रप्चर और स्प्लिट। ठीक है, फोटोलाइसिस मीन्स कि जब लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। जब वाटर मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है तो उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ है, टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, टू इलेक्ट्रॉन्स और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोटो सिस्टम 2 में जो होल प्रोड्यूस हुआ था उसको फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन होल इन फोटो सिस्टम 2 इज फिल्ड बाय वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होगा और क्या करेंगे, वाटर रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल। जो ऑक्सीडाइज स्टेट में क्लोरोफिल रह गया था क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए थे, तो उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेगा उसके साथ और क्या हो जाएगा, उसको रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा। उसके जो होल था, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल गए थे उसको ये दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास क्या है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ये आएगा, ये हम पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं डायग्राम में। यहाँ पर हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक कैसे पहुँच जाते हैं। इसके लिए हमने हमारे पिछले उसमें स्लाइड में देखा है कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं। तो जब फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगा, यहाँ पर रोल प्ले करेगा। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो टू फोटो सिस्टम 1 थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है,
फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि +2 क्विनोन था, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर क्या हमारे पास फोटो सिस्टम 2 से निकल कर ये पहुँच के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर +2 क्विनोन तक। अब +2 क्विनोन से ये कहाँ जाएंगे, +2 क्विनोन से ये जाएंगे टू कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारे पास आता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। +2 क्विनोन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे साइटोक्रोम B6 में और फिर जाएंगे साइटोक्रोम F में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। +2 क्विनोन ये हमारे पास है, इधर से आ गया साइटोक्रोम BF6 और फिर हमारे पास आ जाता है क्या, साइटोक्रोम B6 है और साथ में साइटोक्रोम F भी इन्होंने लिखा है, तो साइटोक्रोम B6 के बाद ये पहुँच जाता है साइटोक्रोम F में। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास पूरा साइटोक्रोम का। ठीक है, अब साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स के बाद ये क्या होगा, इधर ही हमारे पास प्रोटॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन पंप के थ्रू एक्ट करेगा। प्रोटॉन पंप के थ्रू जब ये एक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन जो होंगे उनको इनसाइड द क्लोरोफिल इनसाइड मूव करवाएगा, ताकि क्लोरोफिल जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड आ जाए क्लोरोफिल के, और हमारे पास ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। जब ग्रेडियंट जनरेट होता है तो उसी टाइम एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP by combining ADP with inorganic phosphate. You can see here, यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन जो है ये इनसाइड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जब हाइड्रोजन इनसाइड मूवमेंट इनकी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर जब ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, तो उस टाइम जब ये वापस मूव करते हैं आउटसाइड मूवमेंट के दौरान क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, ATP प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ATP प्रोड्यूस हो जाता है, और वो जो प्रोसेस के थ्रू होता है उसे क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस, क्योंकि ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी, मूव फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके फोटोसिस्टम 1 तक पहुंच जाएगा। इधर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि साइटोक्रोम के जो कॉम्प्लेक्स है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टोसाइनिन तक आ गया, और प्लास्टोसाइनिन से ये एंटर हो जाता है टू फोटोसिस्टम 1। अब जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 में आ जाता है तो उसके बाद अब ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। कि अब आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा फोटोसिस्टम 1 से, फोटोसिस्टम 1 क्या कर लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो अगेन जब ये 2 फोटोन भी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर लेता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं तो सेम उसी तरह से ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, एंड अगेन दे वांट टू लीव द फोटोसिस्टम 1। तो जब ये दोबारा फोटोसिस्टम 1 को छोड़ते हैं तो इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव कर लेता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रिसीव करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं हमारे पास क्या है, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 जब एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव कर लेता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेराडॉक्सन, ये हमारे पास है सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारे पास सारा है ये हमारे पास है सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फेराडॉक्सन इसको रिसीव करता है और फेराडॉक्सन के इसको पहुंचाता है कहाँ तक, NADP तक। ठीक है, NADP तक ये पहुंच जाता है, और फिर एक एंजाइम NADP रिडक्टेज के थ्रू ये NADP कंबाइन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है टू NADPH। ठीक है, यहाँ पर ये NADP आपको इस स्टेट में नज़र आ रहा है। फिर जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास किस फॉर्म में जाता है, NADPH, और साथ में एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि एक यूज़ कर लेता है दूसरा रिलीज़ हो जाता है। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जबकि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड इन फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 में अब इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसको फिल करने के लिए हमें किसी भी किस्म की फोटोलाइसिस की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह फोटोसिस्टम 2 में फोटोलाइसिस हुई थी उसके गैप को फिल करने के लिए, फोटोसिस्टम 1 का जो होल होता है इलेक्ट्रॉन होल, उससे कौन फिल करता है, फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दोबारा फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फोटोसिस्टम 1 उसे रिसीव करेगा और उसका जो होल होगा वो फिल हो जाएगा। फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू फेराडॉक्सन, ये हमने पढ़ लिया था। और फेराडॉक्सन से इसको ये पहुंचा देगा NADP+ तक, और NADP रिडक्टेज के थ्रू क्या कर लेगा, कंबाइन होकर NADPH बना लेगा। इधर रिएक्शन में आप इसे देख सकते हैं।
ये पूरा जो पाथवे था ये हमारे पास क्या है, जिग जैग की शेप में, ये देखिए आप, या अगर आप देखें ना ये हमारे पास क्या है, इस तरह इस जिग जैग की फॉर्म में है, ठीक है। ये साइकिल की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहा कहते हैं, और इसे क्योंकि ये जिग जैग पाथवे को फॉलो करता है। इधर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हम ये भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन से हैं। हमने पढ़ लिया था यहाँ पर कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर NADPH बनता है और साथ में एक हमारे पास क्या बनता है, ATP, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। इधर आप क्या लिखेंगे, ATP और साथ में क्या होगा, NADPH, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ट्रेवल और मूव फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन हमारे पास होता है थैलाकॉइड में, तो अब इसके जो प्रोडक्ट्स यहाँ बन गए, ये दोनों प्रोडक्ट्स अब कहाँ मूव करेंगे, ये मूव फ्रॉम ग्रेना टू स्ट्रोमा, ठीक है। ग्रेना इनसाइड होता है जबकि स्ट्रोमा आउटसाइड पार्ट को कहते हैं ऑफ क्लोरोफिल, तो ग्रेना से ये मूव करते हैं टुवर्ड्स स्ट्रोमा। कीमियोऑस्मोसिस अकर इन, कीमियोऑस्मोसिस कहाँ होता है, कीमियोऑस्मोसिस जो होता है, कीमियोऑस्मोसिस प्रोसेस हमने पढ़ लिया था, ये हमारे पास होता है थाइलाकॉइड में, क्योंकि लाइट रिएक्शन पूरा का पूरा जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। तो कहाँ पर होता है कीमियोऑस्मोसिस अकर्स इन थाइलाकॉइड, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक हमने पढ़ लिया, वो हमारे पास कौन से उसमें था, जिग जैग की फॉर्म में था, ठीक है। साइक्लिक का जो हमारे पास है वो किस फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस साइकिल की फॉर्म में। इसके मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है, ये उस टाइम प्लांट में ये उस टाइम होता है जब NADPH की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती हैं और ATP डेफिशिएंट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ATP जब डेफिशिएंट होता है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है टू प्रोड्यूस ATP। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है और वो हमारे पास है फोटो सिस्टम 1, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होता है जो कि फोटो सिस्टम 1 के साथ कनेक्टेड होता है। ATP की प्रोडक्शन हमने उसकी बात कर ली। नो अक्ररेंस ऑफ फोटोलाइसिस, इसमें फोटोलाइसिस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फोटो सिस्टम 1 इसमें एक ही फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए इसमें किसी भी किस्म की फोटोलाइसिस नहीं होती। ये एक साइक्लिक पाथवे था, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एक पॉइंट से निकल जाते हैं तो वापस उसी पॉइंट में आते हैं, तो इसलिए फोटोलाइसिस की ज़रूरत नहीं होती ताकि किसी भी किस्म के गैप को वो फिल कर सके। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो क्या करता है, फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी फोटोन एब्जॉर्ब होके तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्साइटेड होके वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन स्टार्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, दे वांट टू लीव द फोटो सिस्टम, ठीक है। जब फोटो सिस्टम से ये बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है, हमारे पास फोटो सिस्टम है, इससे फोटो सिस्टम 1 से ये मूव करेंगे, बाहर की तरफ आएंगे, तो इससे कौन रिसीव करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इसे कौन रिसीव करेगा, पैराडॉक्सिन, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। पैराडॉक्सिन के बाद ये मूव करेंगे टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में हमारे पास हमने पिछले पढ़ा था साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F होता है। तो पैराडॉक्सिन के बाद ये जाएगा साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F, और उसके बाद प्लास्टोसाइन है, और फिर पहुंच जाएगी कहाँ, वापस फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 से निकले थे और वापस कहाँ चले गए, फोटो सिस्टम 1 में। पैराडॉक्सिन है हमारे पास, इधर हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर हमारे पास है प्लास्टोसाइनिन, और वापस अगेन आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। इस तरह कंटिन्यूस एक पाथवे होता है जो कि साइकिल की फॉर्म में होता है। इधर आप देख सकते हैं इसमें ये जो पोर्शन से ये वाले इन्वॉल्व नहीं है जो कि हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के थे। इसमें हमारे पास ये कुछ भी इन्वॉल्व नहीं थे, जो कि आपके पास डार्क रीजन है जो कि डार्क किया गया, हाईलाइट किया गया, सिर्फ वही पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट हमारे पास है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 क्या कहता है, जब ये लाइट एनर्जी लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जब फोटोन पार्टिकल्स की सूरत में ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं, उसको लीव करते हैं, मीन्स दे लीव द फोटो सिस्टम। जब फोटो सिस्टम को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको रिसीव करता है, और उसके बाद फिर रिडक्शन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद ये आता है प्लास्टोसाइनिन, और वापस आता है फोटो सिस्टम 1 में।
जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पहुंचता है प्लास्टोसाइनिन, तो उस टाइम ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये एक शॉर्ट साइकिल है जो कि जल्दी से रिपीट होता है, कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी रिपीट होता रहता है, और एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप एक वीडियो देख लें जिसमें आपको आसानी से समझ आएगा लाइट रिएक्शन। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जी हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होते हैं, ये इसकी थैलाकॉइड स्टेक से इसके अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर ये रिएक्शन अगर होता है। इसमें आप देखिए फोटो सिस्टम टू, सबसे पहले ये हमारे पास फोटो सिस्टम टू है। फोटो सिस्टम टू क्या करेगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी फोटो सिस्टम वन, और फाइनली कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे, NADPH तक। इधर आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम टू के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन से एनर्जी गेन करने के बाद ये क्या करेंगे, दे लीव द फोटो सिस्टम। जिस तरह देखिए वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं तो अब ये क्या करेंगे, फोटो सिस्टम से बाहर निकलेंगे इधर ब्लू जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाएंगे, फोटो सिस्टम वन में। यहाँ पर होल क्रिएट हो गया जिसको फिल करेगा वाटर मॉलिक्यूल बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए और उन्होंने गैप को फिल कर लिया। जबकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पहुँच जाते हैं फोटो सिस्टम वन में, जो कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे होता है। और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन जो ग्रेडियंट होती है वो भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। हाइड्रोजन ग्रेडियंट यहाँ पर जब जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, ATP सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स है इसके थ्रू ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। इस तरह से मूव करेंगे हाइड्रोजन, और साथ में क्या होगा, इधर एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोऑस्मोसिस। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे फोटो सिस्टम वन में प्रेजेंट थे ये बाहर निकलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये NADP+ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इधर आपको नजर आएगी वीडियो में, आप देखें तो आपको समझ आता जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जैसे मूव करेंगे फोटो सिस्टम वन में जो होल क्रिएट हुआ है उसको फिल कर देंगे। अगेन फोटोलाइसिस, इस तरह से NADPH भी प्रोड्यूस हो जाता है, और लाइट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ATP भी प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, इसके नेम से ही पता चलता है कि हमारे पास क्या है, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मीन्स ये डार्क में भी हो सकता है, नाइट टाइम में भी ये रिएक्शन हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मीन्स इसे लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो था वो कहाँ पे होता था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो कि ग्रेना है क्लोरोप्लास्ट का, ग्रेना फ्लोरोप्लास्ट। जबकि डार्क रिएक्शन होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या हमारे पास है, NADPH और ATP जो कि प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से मिलते हैं इनको, एटमॉस्फेयर से। ये जो ATP और NADPH है, NADPH और ATP से यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे ग्लूकोज किस तरह इस तरह इससे बनता है वो हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट करते हैं एक 3 कार्बन कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ NADPH एंड ATP। ठीक है, NADPH से इसको हाइड्रोजन मिलेगा, जबकि ATP से इसका फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और इससे जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है उसको फिर हम यूज़ करते हैं टू मेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो डार्क रिएक्शन है इसमें भी हमारे पास 2 पाथवे होते हैं, एक होता है कैल्विन साइकिल पाथवे और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें C4 पाथवे होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना C3 पाथवे कॉमन है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, C3 पाथवे डिटेल से पढ़ेंगे। C3 पाथवे को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो कैल्विन साइकिल जो है उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट फेज है कार्बन फिक्सेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है कार्बन फिक्सेशन। इसमें क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है उसको फिक्स किया जाता है इनटू एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको फिक्स किया जाता है। इसको फिक्स करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखिए राइबोलोज बाइफॉस्फेट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, रुबिस्को, कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज जो ये एक एंजाइम है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को कार्बोक्सिलेज। जब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में राइबोलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक 6 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि राइबोलोज बाइफॉस्फेट हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो जब 5 कार्बन कंपाउंड एक कार्बन कंपाउंड से मिलता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, 6 कार्बन कंपाउंड। जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है उसे वो हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये जल्दी से ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे पास होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 इसमें कार्बन है और इधर ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन इधर से आता है इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या बनाता है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स को बना लेता है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये और एक मॉलिक्यूल ये। तो ये किसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, PGA, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ये 2 कंपाउंड बनते हैं और ये इसमें कितने कार्बन होते हैं, 1 2 और 3। इसमें 3 कार्बन होते हैं इसमें भी और इसमें 1 2 3। ठीक है, इससे पहले जो एक कंपाउंड बनता है वो होता है 6 कार्बन का, जो कि अनस्टेबल होता है और उस 6 कार्बन कंपाउंड से ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एक। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के और ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। 6 कार्बन molecule which is unstable तो breaks into 2 3 कार्बन compound called 3-phosphoglycerate। ठीक है, जब inorganic कार्बन डाइऑक्साइड become part of organic compound राइबोलोज बाइफॉस्फेट। जो पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था उसको हमने फिक्स कर लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके जो कार्बन जो था ना उसको हमने फिक्स कर लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में राइबोलोज बाइफॉस्फेट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन के बाद हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, इस तरह की जब 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के। ठीक है, तो रिडक्शन फेज में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के कंबाइन होते हैं विद 6 ATP मॉलिक्यूल्स। 6 मॉलिक्यूल्स इस 3 PGA के हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ATP के हैं। जब इसके साथ ये कंबाइन होते हैं इसके साथ तो क्या इसके जो ATP का फॉस्फेट होता है ये इससे लेके 3 PGA के साथ अटैच हो जाता है।
जब ये इसके साथ अटैच होता है तो इसके साथ तो इससे एक दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, और वो क्या होता है, कन्वर्टिंग 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इनटू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट, क्योंकि अब इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए, एक कार्बन नंबर 3 पे अटैच है और एक कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, इसलिए इसके साथ वर्ड बिस भी लगा है। बिस का मतलब होता है बिस, या बाय का मतलब क्या होता है, बाय या बिस मीन्स 2, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 1 पे और एक अटैच है कार्बन नंबर 3 पे। जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसके बाद क्या करता है, देन रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन ऑफ NADPH टू प्रोड्यूस G3P, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट, अब ये क्या करेगा, NADPH जो कि लाइट रिएक्शन से इनको मिला होता है, ATP भी इनको लाइट रिएक्शन से मिला होता है और NADPH भी इसको लाइट रिएक्शन से मिलता है, तो ये इससे हाइड्रोजन को लेके ये हमारे पास एक दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसे G3P भी कहते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और या इसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है, PGAL। यहाँ पर जो NADPH था, इससे जब NADPH जब इससे हाइड्रोजन चला गया तो ये आ गया NADP की फॉर्म में अगेन, और जी इधर इससे पहले हमने इसे इधर पढ़ा था कि ATP से जब फॉस्फेट चला जाता है तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, ADP में, ठीक है। अब ये ADP और हमारे पास जो यहाँ पे NADP प्लस है, ये वापस चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, ग्रेनम में चले जाते हैं, थाइलाकॉइड में, ताकि दोबारा इसको क्या कर सके, NADPH और ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करके डार्क रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो ये, और उनको ये प्रोवाइड कर सके ताकि दोबारा डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू रख सके। अच्छा जी, अब जब हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाता है या G3P मॉलिक्यूल बन जाता है, तो इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स टोटल बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब 6 मॉलिक्यूल्स इसमें एक साइकिल में बन गए तो उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये किस लिए एक रिलीज हो गया, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स जो रह गए थे उसको किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, टू जनरेट 3-राइबोलोज फॉस्फेट। ये तो हमारे पास थर्ड स्टेप है, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाय फॉस्फेट। तो एक मॉलिक्यूल्स चला गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, 5 मॉलिक्यूल्स रह गए, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोलोज फॉस्फेट। ये देखिए कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड ATP के साथ कंबाइन होकर उसे फॉस्फेट ग्रुप लेके उसे ADP की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फिक्स हो जाता है इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है रिडक्शन ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। रिडक्शन किसके थ्रू होती है, जो NADPH होता है उसका हाइड्रोजन लेके इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू NADP प्लस फॉर्म में। ये ADP और ये NADP प्लस वापस चले जाते हैं लाइट रिएक्शन में, और इनको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है, इनको ADP को कन्वर्ट करते हैं ATP में, जबकि NADP प्लस को रिड्यूस कर देते हैं NADPH में। इसके बाद जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल इधर देखिए वो आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। इधर अगेन इसके पास क्या आता है, 3 ATP मॉलिक्यूल से ये क्या कर लेते हैं, एनर्जी गेन करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ADP फॉर्म में। जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये पहले मौजूद था RUP, राइबोलोज फॉस्फेट, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं ये क्या हमारे पास था, राइबोलोज फॉस्फेट। लेकिन राइबोलोज फॉस्फेट क्या करता है, यहाँ पर ATP से फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है। जब फॉस्फेट ग्रुप राइबोलोज फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। बाई का वर्ड अगेन किसके लिए है, 2 के लिए। इसमें एक साथ कौन से कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट दोबारा हम इधर यूज़ करेंगे इसको, अगेन इस साइकिल कंटिन्यू होगा, कार्बन फिक्सेशन और तीनों इस तरह अगेन साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। ये साइकिल जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है तो कैल्विन साइकिल रिपीट होता है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होता है कैल्विन साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल,
क्योंकि यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही क्या मिला है, कार्बन मिला है, तो 6 कार्बन होते हैं, तो 6 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होता है ताकि क्या बन सके, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन सके। ठीक है, 3 ribose phosphate molecules react with 3 ATP, 3 ribose biphosphate molecules are formed. ओवरऑल प्रोसेस हमारे पास ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH और ATP इसमें टोटल इतने यूज़ हुए। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल मिला है हमें ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ADP मॉलिक्यूल, फॉस्फेट और NADP, जब ये दोनों तो चले जाते हैं वापस लाइट रिएक्शन में, और इस मॉलिक्यूल का हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। Calvin cycle reactions. The overall purpose of the Calvin cycle is to convert carbon dioxide from the atmosphere into carbohydrates, or sugars, which the plant needs to power its cellular activities and build new plant structures. The Calvin cycle reactions occur within the stroma of the chloroplast. The reactions use the ATP and NADPH produced by the light reactions to convert the CO2 to carbohydrate. Let's zoom into the Calvin cycle to take a closer look. The Calvin cycle could be divided into 3 phases: carbon dioxide fixation, carbon dioxide reduction, and regeneration of RUBP. The first phase, carbon dioxide fixation, basically captures the CO2 from the atmosphere so it can be used in the reactions. To do this, CO2 is attached to RUBP, a 5-carbon molecule. The enzyme used in this reaction is called Rubisco, and the result of the reaction is an unstable 6-carbon molecule that quickly splits into 2 3-carbon molecules called 3-phosphoglycerate, or 3PG. Next, the process of converting the CO2 to carbohydrate begins. This phase is called the carbon dioxide reduction phase because we're adding electrons and energy to the CO2 molecule. During this phase, a sequence of reactions uses NADPH and some of the ATP from the light reactions. These molecules supply the needed electrons and energy for CO2 reduction. Electrons are added from NADPH, and through a series of reactions, 3PG is reduced to form G3P, a carbohydrate. ADP and NADP+ return to the thylakoids to be converted back to ATP and NADPH by the light reactions. One of the G3P molecules is set aside to be used as a building block for glucose, but the majority of the G3P molecules move forward into the third phase of the Calvin cycle. In this phase, ATP is used to combine the rest of the G3P molecules to form RUBP molecules.